अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 का ये टॉपिक है। तो आइए आगाज करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी कहता है जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, वो एनर्जी जो हमें दरकार होती है टू रिमूव, हटाने के लिए, रिमूव द मोस्ट loosely electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। ये है जी हमारे पास डिफाइन वो वाली एनर्जी जो किसी एटम के वैलेंस शेल में जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा और वो गैसियस एटम होगा, उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फर्ज किया कि हमारे पास ये एक सैंपल पड़ा हुआ है किसी मटेरियल का और मान लेते हैं कि ये एक मेटल है जिसे हम सोडियम कहते हैं, उसका सिंबल है Na। ये उसका थोड़ा सा मटेरियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट करेंगे तो ये इसके एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। फर्ज किया इसके पार्टिकल को सेपरेट करके हमने ये एक पार्टिकल को अलग कर दिया। ये जो हमारे पास एक पार्टिकल अलग हुआ है ना, हमने इसका नाम रख देना है गैसियस एटम। और अगर इस एटम का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ हम यूं इस तरह बनाने वाले होंगे कि ये उसका सेंटर है इस एटम का, और ये अब अलग हो चुका है, आइसोलेट हो चुका है, वो अपने उस मटेरियल से हट चुका है, जुदा हो चुका है और गैस की फॉर्म में है। पहले मेटल था लेकिन जब अलहदा हो जाएगा, दूर दूर चला जाएगा, वो एटम बिहेव लाइक एटम, बिहेव लाइक अ गैस। और वो जो एटम होगा उसे हम गैसियस एटम का नाम देंगे। और इस गैसियस एटम के अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और 2 10, और एक इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं इधर आ जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर है। कितना दूर है? इनकी निस्बत दूर है, इसकी निस्बत भी दूर है। ये न्यूक्लियस के पास पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, अवे है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इन सब से दूर है। और जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उन्हें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। हम उन्हें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी, माय डियर स्टूडेंट, कहते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वही इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के साथ इतने अट्रैक्टेड नहीं होते, वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, उन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, इनको भी खींचेगा, इनको भी खींचेगा। इधर ज्यादा अट्रैक्शन होगी, इधर कम होगी, इधर और कम होगी। तो जिसके ऊपर कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इस जो हमारे पास गर्म करने पे वो सारे गैसियस एटम अलग अलग हुए हैं, अगर हम उन्हें और एनर्जी देंगे तो ये जो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन है माय डियर स्टूडेंट, ये यहाँ से नॉक आउट हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव हो जाएगा, जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ हमें एनर्जी देना पड़ेगी। वो जो एनर्जी होगी हम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी दरअसल वो हुई है जो उसने आयन बनाया है। अब जब आपके पास ये सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे, जब उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर जाएगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और पीछे 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो एटम के ऊपर चार्ज भी पॉजिटिव आता है। यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये सच में एक पॉजिटिव आयन बना है, हमने इसे सिंपल आयन कहा है। तो पॉजिटिव आयन को बनाने के लिए जो एनर्जी होगी हम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। वो किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को
रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, वहां से निकालने के लिए एनर्जी हमें चाहिए होती है, वही हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार विच इज रिक्वायर्ड, जो दरकार होती है टू रिमूव द मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। और सोडियम के केस में वो जो डेल्टा एच उसे हम कहते हैं वो होती है +496 किलो जॉल पर मोल। पर मोल मतलब हमने सोडियम की एक खास अमाउंट ले ली, एक एटम की बात नहीं कर रहे, उसके मोल की बात कर रहे हैं। और मोल से मुराद ये है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 23 है। अब 23 अगर मैं ग्राम में ले लूंगा ना उसके मास को, तो एक मोल है, यानी कि आपके पास 23 ग्राम अगर सोडियम है और उसको आपने सबको आयनाइज कर दिया तो 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी। और ये पॉजिटिव साइन है, और ये डेल्टा एच इज द इंथैल्पी चेंज, यानी कि ये एनर्जी में चेंज आएगा, इतनी एनर्जी जज़ब करेगा, इसलिए ये हमारे पास पॉजिटिव साइन शो कर रहा है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसके अंदर जो हीट है हमारे यहाँ वो अब्जॉर्ब होगी, हमें बाहर से इसको सिस्टम को एनर्जी देना पड़ेगी। ये थी हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद दूसरी एग्जांपल मेरे प्यारे स्टूडेंट हम देखते हैं, वो है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम भी एक मेटल है और जो इसका एटॉमिक नंबर है 12। क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, वो अपने लास्ट शेल से, अपने वैलेंस शेल से, अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने की, रिमूव करने की टेंडेंसी रखती हैं। अब मैग्नीशियम का ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये उसका सेकंड शेल है, एंड दिस वन इज द थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इधर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 एंड 2 10, और पीछे बच जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वही सोडियम वाली बात है, न्यूक्लियस से अवे हैं। तो हमेशा जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे हमने इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव करना होता है, यानी कि हमारे पास ये लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ही निकालना है, क्योंकि ये वीकली अट्रैक्टेड है, ये इजीली रिमूव हो सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे, ये दोनों ही निकल जाएंगे बारी बारी, लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा इजी निकल जाएगा क्योंकि उसको एनर्जी कम लगेगी, तो मैग्नीशियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, और ये एटम गैसियस फॉर्म में लेना जरूरी है। तो डेल्टा एच इस केस में माय डियर स्टूडेंट पॉजिटिव ही होगी, 737 किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी हमें हमें लगेगी, उस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर पाएंगे। अब जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा फिर दूसरा भी रिमूव होगा, लेकिन न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन है जो इसके ऊपर होनी है ना, अब वो तो चला गया, वो वाली भी इसके हिस्से में आ जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर थोड़ी अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी पहले निकलने के बाद, इसको थोड़ी दिक्कत से हमें निकालना पड़ेगा। यानी कि जब मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अब हमने एक और इलेक्ट्रॉन इसी पॉजिटिव से निकालना है। एक निकला तो यूनि पॉजिटिव आ गया, अब इसी में एक और निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम के, तो दोनों जब रिमूव हो जाते हैं तो इसके ऊपर माय डियर स्टूडेंट +2 आता है। अब एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया। अब इस केस के अंदर जो डेल्टा एच है हमारे पास वो थोड़ी ज्यादा है, वो 1450 किलो जॉल पर मोल है, यानी कि ये एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। अब ये एग्जांपल्स हो गई, अब हमने इसका थोड़ा ट्रेंड देखना है और ये कुछ डिस्कशन इसके ऊपर भी हमने करनी है। एक और बात माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा, न्यूक्लियर और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के, यानी कि एटम का न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। कहने का मतलब यह है कि ये न्यूक्लियस है और किसी भी शेल से फर्क किया हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा चार्ज रखता है, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना मुश्किल होगा, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर पावर ज्यादा लग रही है, न्यूक्लियर पुल ज्यादा लग रहा है, इसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इधर से बहुत एनर्जी लेके रिमूव होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, पावरफुली अट्रैक्ट करेगा। इस केस के अंदर माय डियर स्टूडेंट जो कोई भी एलिमेंट होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। अब हमने पीरियोडिक टेबल क्योंकि पढ़ रहे थे तो हमने इसकी सारी चीजें डिस्कस करनी है, ये डिफाइन और एग्जांपल हमारे पास होगी। अब हम इसको पीरियोडिक टेबल के लिहाज से देखते हैं, यानी कि अब हम इसका ट्रेंड देखना चाहते हैं, ट्रेंड इन
पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल दरअसल क्या है, ये हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म है इस तरह की, जिसके अंदर वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली जो एलिमेंट्स है माय डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास इस तरह अरेंज किए जाते हैं। तो ये एक हमारे पास पीरियोडिक टेबल की फॉर्म है। ये ग्रुप्स होते हैं, जैसे 1A ग्रुप है, इसे हम 2A कहते हैं। ये माय डियर स्टूडेंट 18 तक जाते हैं। तो ये टॉप टू बॉटम ग्रुप्स होते हैं। और इस तरह अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट, तो ये हमारे पास इस तरह पीरियड्स होते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें, फर्ज किया कि हमारा हम दूसरा पीरियड देख लेते हैं, और दूसरे पीरियड में हमारे पास यहाँ पे लिथियम है, इधर हमारे पास बेरिलियम आता है, यहाँ पे बोरोन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन, और इस तरह नियोन, यानी कि ये एलिमेंट्स आते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, एटम का साइज कम होता है। जब साइज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जब चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है। इसलिए आप देखें, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें किलो जॉल पर मोल के लिहाज से 520 लगेगी। बेरिलियम के लिए ज्यादा 899 है, बोरोन 801 है, सी के लिए 1086 है, नाइट्रोजन 1402 है, 1314 है। कुछ की ये गैप्स आते हैं, वो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिहाज से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होती है। ओवरऑल ट्रेंड देखें, 500 से लेकर हम 2081 पे चले गए, यानी कि बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स की देखें चेंज कैसे होती है, वो उनके साइज कम होने से इंक्रीज होती है। यानी कि पीरियोडिक टेबल को अगर हम गौर से देखें, अगर हम लेफ्ट से राइट एक पीरियड में मूव करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर हम ग्रुप्स की बात करें, जैसे हमारे पास है ये एक पहला ग्रुप, जैसे है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन की, तो ये नॉन मेटल है, इसकी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल देखें, लिथियम है हमारे पास, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। ये ऊपर से नीचे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है माय डियर स्टूडेंट, वो इस तरह डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने की वजह क्या है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है। जब साइज बढ़ता है, तो एक्स्ट्रा शेल आते जाते हैं, इस तरह शेल बढ़ते जाते हैं। जब शेल बढ़ते जाते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, अवे होता जाता है। जैसे साइज बढ़ेगा, शेल्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होगा। इसी को तो भले में हमने रिमूव करना होता है, निकालना होता है। तो ये निकालना, रिमूव करना क्वाइट इजी हो जाएगा, कदरे आसान हो जाएगा। थोड़ी एनर्जी लेके ही वो इलेक्ट्रॉन वहां से चला जाएगा, और वही एनर्जी तो आयोनाइजेशन एनर्जी है, वही एनर्जी तो उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के बढ़ने से कम होती है। ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज करता है, और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी माय डियर स्टूडेंट कम हो जाती है, घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लिथियम की देखें आयोनाइजेशन एनर्जी अगर देखें हम, तो इसका यूनिट किलो जॉल पर मोल है। किलो जॉल एनर्जी का यूनिट है, जॉल भी एनर्जी का यूनिट है, थोड़ा बड़ा यूनिट किलो जॉल है। और मोल के लिहाज से हमने देखना, और मोल को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। सोडियम 496 जो कि हमने एग्जांपल में भी पुट की है, पोटाशियम 419 है, 403 है, 377 है। यानी कि टॉप टू बॉटम देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे डिक्रीज हो रही है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारे पास, आयोनाइजेशन एनर्जी का, जो कि हमने देखा किसी आइसोलेटेड एटम को जो अलग एटम बन जाता है, पहले हम मेटल से अलग करते हैं, गैसियस फॉर्म में लेते हैं, फिर एनर्जी देते हैं, वो आयोनाइज होता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। और वो आयन जब बनेगा, उसके लिए जो एनर्जी यूज होगी, कंज्यूम होगी, उसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर हीट जज़ब हो रही होती है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।